आखिर अम्मी को मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है? इन सारे मामलात में मेरा क्या कसूर है ताया अब्बू? तुम्हारी माँ का कसूर नहीं है, सर मुआशरा ही ऐसा है। माशरा भी तो इंसानों से ही बनता है ना। एक नौकरानी के काम के लिए भेजी हुई लड़कियां आपकी ये इतने डॉलर्स, दरहम और रियाल कैसे कमा लेती हैं और अपनी फैमिली को भेज के रातों रात बैंक बैलेंस बना लेती हैं? उनमें से अक्सर लड़कियां तो फिर कभी लौट कर आती ही नहीं। इस महम की बच्ची की वजह से ना पूरा घर मातम मना रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, इस घर से एक जनाजा नहीं कई जनाजे उठेंगे। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं बैरून मुल्क मुस्तहिक बच्चियों को नौकरी के लिए भिजवाती हूँ, लेकिन माँ बाप को दिल पर बड़ा पत्थर रखकर मुझ पर यकीन करना होगा। आप पता नहीं क्यों उस नन्ही सी जान की दुश्मन बन गई हैं। होश के नाखुन लो। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो। जिस दुनिया में रहती हो उसके रंग ढंग भी सीख लो। और ऊपर से वो फरहान चंद घंटों के लिए हमारी जिंदगियों में आया और तबाह करके चला गया। इतना आसान कहाँ है, पैसे चाहिए होते हैं। पैसे? वो क्यों? जाहिर है टिकट चाहिए होगा, आने जाने के अखराजात। और अगर ये तमाम अखराजात मैं अदा कर दूं तो? अम्मी, आप भी अम्मा को कहिए ना कि वो ही यहाँ मुझसे मिलने आ जाएं। तुम्हें तो पता है ना कि वो कहीं नहीं आती जाती। लेकिन अम्मी, आप उनसे एक दफा कहकर तो देखिए, क्या पता वो आ जाए। पागल हो गई हो क्या? अम्मी, मैंने कह दिया है बस, अब आप मुझे मना नहीं करेंगी। घर में इतनी उदासी और नहुसत छाई हुई है और तुम पेरिस का राह गलाप रही हो। दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा। अम्मी, एक मेरी सहेलियां हैं, मेरी क्लासमेट्स हैं, उनको कोई कहीं आने जाने से नहीं मना करता। और एक मैं हूँ जिसको हर वक्त मुराद भाई डांटते रहते हैं, या आप डांटती रहती है या अब्बू। लावारिस नहीं हो तुम और ना हम पे बोझ हो जो जब दिल चाहे इधर उधर तुमको फेंक दें। खबरदार, जो आगे तुमने कहीं जाने की बात की, चुपचाप घर के अंदर बैठो। तो ये पहला आपका इंटरव्यू है? जी, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि मेरा ये पहला है। गुड। ये हमारे मैगजीन के लिए, लेकिन इसके बाद आपको हमारे चैनल आना होगा लाइव इंटरव्यू के लिए। ओह, देखते हैं। मैडम ज़रीन गुल, आपकी पसंद नापसंद और आपके एनजीओ के मकासद के बारे में तो हमने काफ़ी सवालात कर लिए, और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। खैर, अब मैं आपसे कुछ वो सवालात करना चाहूँगी जो कि हमारी आवाम जानना चाहती है। तो क्या जानना चाहती है आवाम? तो मैंने पूछा
क्या जानना चाहती हैं अवाम? अरे आप तो बुरा ही मान गई। देखे, बुरा वो मनाते हैं जो बुज़दिल होते हैं। आप जो पूछना चाहती हैं खुलकर पूछिए। आप गरीब लड़कियों की मदद करती हैं। ये बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ। किस काम के लिए? मेरा मतलब है कि किस जॉब के लिए भेजती हैं आप? मिस शुमाइला, मेरे पास यहाँ पर कोई डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ के लड़कियां नहीं आती। गांव की सीधी सादी लड़कियां आती हैं। तो जाहिर है बात है, मैं उनको घरेलू काम पे ही लगाऊंगी ना। यानी कि सफाई सुथराई, बर्तन और झाड़ू पोछे वगैरह के लिए? जी बिल्कुल। और कभी कभी बच्चों की देखभाल और खाना पकाना भी होता है। सिर्फ यही फराइज शामिल होते हैं या कुछ और फराइज और ड्यूटीज भी अंजाम देनी होती हैं? आप मतलब की बात पर आइए। आपका सवाल क्या है? एक नौकरानी के काम के लिए भेजी हुई लड़कियां आपकी ये इतने डॉलर्स, दरहम और रियाल कैसे कमा लेती हैं और अपनी फैमिली को भेज के रातों रात बैंक बैलेंस बना लेती हैं? उनमें से अक्सर लड़कियां तो फिर कभी लौट कर आती ही नहीं, और इन केस अगर कोई आती भी है तो बहुत ही खुफिया तरीके से अपनी फैमिली से मिलकर वापस चली जाती है। ऐसा क्यों? पैसा खुदा की देन है और किसी को भी मिल जाता है। अब लड़कियां क्यों नहीं आती और कहाँ छुप जाती हैं, ये सवाल आप लड़कियों से खुद कीजिए। और मुझे कहीं जाना। उम्मीद है कि अब हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी। वैसे आप मुझे अपनी कुछ पिक्चर शेयर कर दीजिएगा, हमने अपनी स्टोरी के साथ अटैच करेंगे। नाइस टू मीट यू। नाइस टू। अम्मी, अम्मी वो दानियल मिला मुझे। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो भाग गया। वकील साहब और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूं। तुम ये बात यास्मीन और जाहिद को मत बताना, मैं खुद ही उन्हें बता दूंगी। और वैसे भी अचानक से उनको ये बात पता लगेगी तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। और मुझे भी क्या जरूरत है कि मैं छुल छुल के बोलती रहूं। जो किस्मत में होना होगा हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? दानियाल के केस के सिलसिले में जा रहा हूं। बेटा सब्र और सुकून से मेरी बात सुनो। इस वक्त शाहिद भी नहीं है तो मैं तुमसे तफसील से बात कर सकती हूँ। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है जो आप अब्बू के सामने ना कर सके। हम डिनर पे बात कर लेंगे। मुराद बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हमें नहीं पता कि वो गैंग कितना खतरनाक है, और जवाबी कार्रवाई में अगर उसने तुमको कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आप फिक्र ना करें। और देखो, वैसे भी अब भी तुम लोग दानियाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और अब तो माँ भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो भी फखरिया। क्या क्या कहा आपने? भी अम्मा, आप आ गई। आपने मेरा मान रख लिया भी अम्मा। लो भला, मैं क्यों ना आती? मेरी बच्ची मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। भी अम्मा, हम कहते हैं ना कि कयामत कब आएगी, लेकिन वो हम में से ही किसी के दिल पर बीत रही होती है। हाँ बेटा, जिंदगी आजमाइशों का नाम तो है। इतनी बड़ी आजमाइश भी अम्मा? धोखेबाज शौहर, और अब ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आने वाली है। एक के बाद एक आजमाइश। मैं ही क्यों भी अम्मा, मेरे साथ ही क्यों? हाँ बेटा, इम्तिहान
बहुत बड़ा इम्तिहान, और तुम्हें इस इम्तिहान में अपने आप को मजबूत और बहुत साबित कदम रखना है। कैसे भी अम्मा, किस तरह? बेटा, जिन्हें तकदीर पे यकीन होता है ना, वो अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से घबराते नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखो, रोते। अस्सलाम वालेकुम बिया। वालेकुम सलाम। अच्छा किया आप आ गई। जरा इसे तो समझाएं, ये पगली तो मेरी एक नहीं सुनती। अरे इसे क्या समझाऊं, ये तो बहुत समझदार बच्ची है। बस जिद पर अड़ गई है कि ये बच्चा। अरे बेटा देखो, ये शादी तुमने अपनी पसंद से की थी ना, तुम्हारी पसंद का रिश्ता था ना, और इसने खुशी खुशी कबूल भी कर लिया। अब तुम इसे इसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? अब अल्लाह इसे एक नन्ही सी जान के बहाने बहला रहा है, तो तुम क्यों दीवार बन रही हो? भी अम्मा, जो किया है मैंने इसके लिए किया है। अब मैं किस्मत से तो नहीं लड़ सकती ना। अम्मी आप चुप करो। अब हर आने जाने वाले के सामने तुम मेरे साथ जबान लड़ाती हो। भी अम्मा, मेरी सिर्फ उस्तानी नहीं, मेरी आइडियल भी है। बहुत सुकून मिला है मुझे उनसे बात कर कर। यास्मीन बेटा, इंसान हमेशा तकलीफों के बाद ही सीखता है। खुशियों में तो पिछला सबक भी भूल जाता है। माँ हम बहुत साबिर बच्ची है। देखना मेरा रब इसकी कोशिशों को कभी जाया नहीं करेगा। बस तुम इसे इसके हाल पे छोड़ दो। मुराद, तुम कहाँ मसरूफ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम कॉल रिसीव नहीं कर रहे। कोई खास बात नहीं, बस सब मसरूफ था। जनाब, हमेशा के लिए तो कोई भी मसरूफ नहीं होता है। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगले बंदे की तरजीहात में आपका नंबर कौन सा आता है। शुमाइला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता। मुराद, जिस नजरों से तुम नजरअंदाज कर रहे हो ना, उसी नजरों से तुम ढूंढते ही रह जाओगे। मोहतरमा, मैं हरगिज़ आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या जानोगे मैं किस कर्ब से गुजरा। यार, मैं इतना सस्ता तो नहीं था जितना लोगों ने बना दिया। अरे अरे, क्या हुआ है ये तो बताओ कि हुआ क्या है। देखो मुराद, एक अच्छे दोस्त का दिल जो है ना, गहरे समंदर की तरह होता है, जिसे तुम किसी भी तरह की तुम बात शेयर कर सकते हो। तुम क्या जानो कि हर वक्त हंसने वालों के रूहों कितने शगाव होते। मुराद देखो, तुम्हें इस वक्त जो है ना एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, जिसके साथ तुम हर किस्म की बात कर सको। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी तरफ आ रहे हो या मैं तुम्हारे घर आऊं? बहुत जिद्दी हो तुम। मैं आता हूं। ओके। यास्मीन बेटा, क्या तुम ये बात नहीं जानती कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है? तौबा भी अम्मा, मैं तो इस बच्चे की बात कर रही थी। आपने इस बच्चे को इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दे दिया है। हाँ, यही तो हमारी गलतफहमी है कि हम अबॉर्शन को कत्ल नहीं समझते, लेकिन ये पूरा कत्ल है। अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। इसे समझाने के बजाय बाल की खाल निकाल रही हैं। अरे इसे क्या समझाऊं? इसे तो अल्लाह ने सब्र के लिए मुंतखब कर लिया है और ये उस पर पूरी भी उतरी है। बस तुम इसे इसके हाल पे छोड़ दो और दुआ करो कि अल्लाह इसे खुशियां और कामयाबी अता फरमाए। तुम इतना खामोश क्यों हो? खुश रहा करो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे मुंह लटका के खड़े हो जाओ।
मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी, रोज एक नया जख्म, एक नया घाव। तुम पे गुजर क्या रही है आखिर? रहने दो, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? हम सिर्फ और सिर्फ ना आज तुम्हारे बारे में बात करेंगे। वो क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ गई? क्योंकि हम जब भी मिलते हैं ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें बताती रहती हूँ, अपनी हर अच्छी और बुरी बातें तुमसे शेयर करती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते। लेकिन शायद तुमने मुझे कभी अपना ही नहीं समझा। बात अपना या गैर समझने की नहीं, बात यह है कि मैं किसी को सरेआम रुस्वा करना नहीं चाहता। अच्छा, कौन है वो? जो भी है, इस दुनिया में वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब। अच्छा चलो कुछ तो बताओ ना, कम से कम तुम्हारा दिल ही थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसे नजरअंदाज करूँ, बोला सब कुछ एक तरफ रखकर नई जिंदगी की इब्तिदा करूं, लेकिन हर बार हार जाता। तो ऐसा जख्म है कि बढ़ता ही नहीं। कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो तुम मुझसे डिस्कस करो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस चीज ने एक हंसते मुस्कुराते इंसान को एक संजीदा इंसान बना के रख दिया। क्या हुआ मेरे बेटा, क्यों उदास बैठी हो? अब्बू एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो पूछो बेटा, क्या बात है? आखिर अम्मी को मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है? इन सारे मामलात में मेरा क्या कसूर है ताया अब्बू? तुम्हारी माँ का कसूर नहीं है, सारा मुआशरा ही ऐसा है। माशरा भी तो इंसानों से ही बनता है ना। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो ये माशरा कैसे बदलेगा? वक्त लगता है बेटा, तुम्हारी माँ भी समझ जाएगी, मैं समझाऊंगा उसे। ताया अब्बू, बी अम्मा का वजूद मेरे लिए एक सायादार दरख्त की तरह है। वो कोई आम औरत नहीं है, वो बहुत अल्लाह वाली हैं और उनकी बातें मेरे जख्मों पर मरहम रखती हैं। हाँ तो क्या हुआ? अम्मी को उनका आना यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि बी अम्मा ने तो उनको उनकी गलती का ही एहसास दिलाया था। देखो बेटा, ऐसी हालत में अपने दिल पे बोझ ना लो। तुम अपनी सेहत और जिंदगी को हर चीज पर तरजीह दो। देखो ये तुम्हारा बच्चा नहीं, हमारा भी बच्चा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताया अब्बू, आपकी इन बातों ने मेरा मान बढ़ा दिया। देखो बेटा, मैंने जिंदगी में एक ही सबक सीखा है, जब कोई मर्द अपनी बेटी को मोहब्बत और शफकत से नवाजता है ना, तो उसकी बेटी कभी नहीं भटकती। तो उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो दुनिया में कहीं नहीं भटकती। आप तो हमारे लिए बहुत स्पेशल हो मेरा बेटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ताया अब्बू, जिंदगी की इस जंग में आपका और बाबा का साथ ही मेरे लिए जीने का हौसला है। जीती रहो। मतलब तुम्हें किसी से इश्क हो रहा है तो बताओ कि वो खुश नसीब इंसान कौन है? इश्क तो था बहुत पहले से, लेकिन इस इश्क की जड़ें मेरे अंदर इतनी गहरी हैं, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। तो फिर ये अंदाजा कब हुआ है तुम्हें? जब वो मुझसे जुदा कर देगा। जुदा? जुदा नहीं, हो सकता है कि ये महज तुम्हारा वहम हो। जुदा नहीं तो मेरी भी कहाँ है? मैं उसका नाम पूछ सकती हूँ? तुम जानती हो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानो। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी ना तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनना चाहती हूँ। माहम, माहम है उसका नाम। हाँ, तुम जिक्र तो करते ही रहते थे उसका,
तुमने कहानी भी सुनाई थी। हाँ वही माहौल, मेरी कजन। तुमने बताया भी था कि तुम्हारे साथ शादी का इरादा भी था उसका, तुम्हारे बुजुर्गों का फैसला था, तो फिर बात बन नहीं सकी। चाची जान ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। मैं नहीं जानती थी कि मैं महज जिसे तुम्हारी उनसियत समझ रही थी वो तुम्हारा। हाँ वो मेरा इश्क। हाँ तो फिर क्या सोचा है अम्मी आपने? ना कोई लिहाज, न तमीज, न शर्म। तुम्हारा मसला क्या है और किस बारे में बात कर रही हो? अरे अम्मी आपसे ट्रिप पे जाने का पूछा था ना। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? अगर घर के नौकरों को भी पता लगता है ना कि घर में कोई मुसीबत है तो वो भी इस चीज का ख्याल करते हैं, और एक तुम हो। अरे अब क्या कर दिया मैंने? बेवकूफ लड़की, घर में इतनी परेशानी है, सब लोग इतनी टेंशन में घूम रहे हैं और तुमको अपने सैर सपाटे की पड़ी हुई है। इस महम के बच्चे की वजह से ना पूरा घर मातम मना रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, इस घर से एक जनाजा नहीं कई जनाजे उठेंगे। अरे अरे, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अपनी जुबान को काबू में रखो। अरे कोई बर्दाश्त की हद भी होती है अम्मी। जिसको देखे मनूस चेहरा लेके घूम रहा है, मुराद भाई को देखो तो रोती सूरत लिए फिरते रहते हैं। मैं पूछती हूँ हमारी गलती क्या है? ये कि हम इन अहमक और उस बदनसीब लड़की के रिश्तेदार हैं। महर, अपनी जुबान को काबू में रखो। और ये जो तुम्हारे सैर सपाटे का ये जो स्टूपिड किस्म का जो आइडिया है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी नाक कभी हाँ में बदल नहीं सकती, और वैसे भी हमारे घर की जवान लड़कियां इस तरह से सैर सपाटे करती नहीं घूमती। जाओ, जाके अपने एग्जाम की तैयारी करो, जाओ। क्या मुराद ने फरहान को देखा? उसने उसको पुलिस के हवाले किया क्यों नहीं? मुराद ने उसे देखा और उसे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर वो भाग गया। हद हो गई है, ऐसी लापरवाही और गफलत। हमारी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई और वो खुलेआम घूम रहा है। मुराद ने फौरन ही अपने वकील को और पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी थी। उसे इस तरह आसानी से भागने देना नहीं चाहिए था। हमने फौरी तौर पर सारे अहम इदारों को आगाह कर दिया था। हमारा चैन लुट गया। मुराद को उसे उसी वक्त इबरतनाक सजा देनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ माँ, हम सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी गोद में पली है। उसकी ये हालत देख के मेरा भी दिल फटता है। मैं जानती हूँ, लेकिन माहम के साथ जो ज्यादती हुई है उसे सोचकर मेरे दिल पर काबू नहीं रहता। तुम फिक्र मत करो, मुराद इस पूरे गैंग को इतने भयानक अंजाम से दो चार कराएगा कि पूरी दुनिया उससे सबक हासिल करेगी। काश फरहान की जगह माहम और मुराद एक हो गए होते। अरे मुराद, इतनी देर कर दी आने में? मैं माजूर चाहता हूँ,
इतनी रात तक तुम बाहर क्या कर रहे थे? बस यूं ही साहिल पे बैठा आती जाती लहरों को देख रहा था और ये सोच रहा था कि लहरें किस तरह मिट्टी पे मौजूद हर निशान को मिटा देती। काश वक्त भी हमारे साथ यही सब कर सकता। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी खराबी है कि तुम हर छोटी छोटी बात को अपने दिल पे लगा लेते हो। अम्मी, अगर गलती मेरी होती ना तो मैं इस तरह सदमे में ना होता। मुझे कुछ ना किए की जो सजा मिल रही है ना वो ज्यादा अजियतनाक। ये सब तुम्हारी अपनी सोच का फतूर है, समझे? अम्मी, इतनी परेशानी में आप मुझसे ये बहस करना शुरू हो गई। क्या मैंने घर वापस आकर कोई गलती कर दी? ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि तुम दोनों बहन भाई मुझे इस चीज की सजा दे रहे हो। मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई है? अम्मी, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? मैं आपसे माफी चाहता हूं, पर मैं आपसे कोई बदतमीजी करना नहीं चाहता। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मुराद बेटा, तुम माहम को भूल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो लोग खुद अपने किए के जिम्मेदार हैं। तुम लकीर मत पीटो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक मिसाली दुल्हन लाऊंगी। तुम माहम और उसके खानदान को उसके हाल पे छोड़ दो। माहम अब कभी तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती। कपड़ों पे लगे दाग धुल सकते हैं, मगर इज्जतों पे लगे दाग कब्र तक साथ जाते हैं। ओहो, आज ईद का चांद हमारे किचन में उतर के आ गया है। कैसी हो माम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महर, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, क्योंकि बदहाल तो वो लोग होते हैं ना जिनके फैसले कमजोर और गलत होते हैं। इस बात का मतलब? खुद को आईने में देखोगी तो इस बात का भी जवाब मिल जाएगा, मगर तुम लोगों को तो आईने में देखने की आदत ही नहीं है ना। प्लीज महर, इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं तुमसे किसी भी किस्म की कोई बहस करूं। अच्छा यही बता दो कि कैसा महसूस कर रही हो? किस बात पर कैसा महसूस कर रही हूँ? बर्बाद होने पे, वो भी अपने माँ के हाथों। इतना गुरूर और इतनी खुदगर्जी सिर्फ तुम ही कर सकती हो महर। कम से कम तुम्हारे बाकी घर वाले तुम्हारी तरह बेहिस नहीं है। और वक्त बदलते देर नहीं लगती महर। कभी कभी साहिल पर खड़े होकर तमाशा देखने वाले खुद भी डूब जाते हैं। वाह, तुम बदकिस्मत होने के साथ ढीठ और बेशर्म भी हो। खुद तो अपना मनहूस साया लेके अपनी शादी के दूसरे दिन ही लौट आई और उस बेगैरत का बच्चा भी साथ में हमारे सरों पे थोप दिया। हाँ जाओ रो, क्योंकि तुम्हारी तो किस्मत ही आंसुओं से लिखी गई है।
शुमाइला, तुम्हारा तो जरूरी असाइनमेंट था ना, तुम गई नहीं अभी तक? जी मम्मा, बस दिल नहीं चाह रहा था मेरा, फिर किसी दिन दे दूंगी ना। माँ हूँ तुम्हारी, किस फिक्र में घुले जा रही हो, बताओ मुझे। क्या करूँ मम्मा, एक इंकशाफ ही ऐसा हुआ है कि जिसने रूह को अफसुर्दा करके रख दिया है। ऐसा क्या हुआ है? बस मम्मा ये समझ लीजिए कि एक खबर मिली है। अच्छा। हाँ, और खबर भी ऐसी है कि अगर उसका पहला पहलू देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। मगर क्या? मगर दूसरा पहलू देखूं तो उसमें बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। ऐसा लगता है ये अंधेरा मेरी जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगा। और पता नहीं मैं ये उम्मीद का जो सूरज है वो देख भी पाऊं या नहीं। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कैसी बात मामा? देखो बेटा, अगर जिंदगी तुम्हें दो पहलू दिखाए, एक खुशी का और एक गम का, तो तुम हमेशा पॉजिटिव ही सोचना, इसलिए कि हमारे दिमाग और हमारी सोच को पॉजिटिव से ही खुशी मिलती है और ताकत मिलती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है? सही कह रही है मामा, आपने मेरी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तुम बदकिस्मत होने के साथ ढीठ और बेशर्म भी हो। खुद तो अपना मनहूस साया लेके अपनी शादी के दूसरे दिन ही लौट आई, बच्चा भी साथ में हमारे सरों पे थोप दिया। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जी